परमिशन के लिए राज्य सरकार अभी 2 करोड़ रुपया घूस ले रही है। मिनिमम घूस है 2 करोड़ रुपया। और मुझे बताया गया है कि करीब 500 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज खोलने के एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। वो सब सही लोग नहीं है, शायद नर्सिंग कॉलेज खोलकर उसमें घोटाला करेंगे, उसमें पैसा कमाएंगे, वो सब ठीक है, लेकिन 500 से ज्यादा लोग नर्सिंग कॉलेज बिहार में खोलना चाहते हैं। हर आदमी मतलब मिनिमम 2 करोड़ की डिमांड है। आदमी रोज हम लोग से मिलता है, भैया 2 करोड़ रुपए मांगा जा रहा है। बताइए, जिस स्टेट में कुछ भी नहीं है वहां पर नर्सिंग कॉलेज को अगर खोल रहा है, 2-4-5 करोड़ रुपया लगाकर एक बिल्डिंग बनाएगा तो कुछ नहीं तो 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां पर जो मंत्री है वो 2 करोड़ रुपया मांग रहा है कि 2 करोड़ रुपए दोगे तब नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। तो इस चीज को किया जा सकता है। अभी हम लोग, आई डोंट वांट टू गेट वेरी एम्बिशियस ऑन हायर एजुकेशन, बट वी आर वेरी एम्बिशियस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। जब तक हम लोग एजुकेशन को नहीं फिक्स करेंगे तब तक बिहार में सुधार हो नहीं सकता है। और दूसरी बात कि अल्टीमेटली बिहार हैज टू इमर्ज एज ए हब ऑफ एजुकेशन। अभी तो नहीं, लेकिन 10 साल में, जिसमें अब हायर एजुकेशन भी शामिल है। Thank you, Prashant ji. Another question from Subham Kumar. Subham, if you can ask your question, please. Hi, Prashant. हम शुभम है, विक्रम के रहने वाले हैं। एचडी से काम करने के बाद जनसुराज के साथ काम किए। लास्ट ईयर हम यूएस आए पीएचडी करने। मेरा सवाल है, इस मुगलू का पेपर बहुत चर्चा में है आजकल डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, और रोहिणी पांडे भी ये बात बोलती हैं इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का, जो कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। तो इसके लिए प्रोफेशनल्स हायर करने का अभी बात करते हैं, प्रोफेस करते हैं लेटरल एंट्री का। तो पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए जहाँ पे लोग पागल है जनरल कंपटीशन के लिए और बीपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तो इसको बैलेंस करते हुए आप कैसे लगता है कि आप कैसे इसको स्मूथ कर सकते हैं, लेटरल एंट्री को आप कैसे सिस्टम में ला सकते हैं? और दूसरा सवाल छोटा सा कि क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी का क्या रोल आप देखते हैं सोशियो पॉलिटिकल स्टडीज में? देखिए, लेटरल इंट्रेंस का कोई विरोध एज सच नहीं है। लेटरल इंट्रेंस जो है उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी है, जो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, वो ये है कि ये आएगा तो इससे रिजर्वेशन डाइल्यूट हो जाएगा। तो उस बात को समझने की जरूरत है कि वी आर नॉट आस्किंग और वी आर नॉट सीकिंग टू डाउनसाइज द ब्यूरोक्रेसी। जो गवर्नेंस है वो तो मोर और लेस है ही, वो इनएफिशिएंट है, उसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है, उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, उसको लेस करप्ट बनाया जा सकता है। लेकिन जो बूस्टर डोज चाहिए बिहार के लास्ट माइल डिलीवरी को सुधारने के लिए, उसके लिए लेटरल इंट्रेंट की बात है। जैसे बिहार में अगर आपको एक पुल बनाना है, उसके लिए डीपीआर बनाना है। डीपीआर बनाने के लिए आपको कहीं एक कोई एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। तो क्योंकि किसी डिपार्टमेंट की कैपेसिटी नहीं, आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, पुल निर्माण विभाग की कैपेसिटी नहीं को डीपीआर ड्राफ्ट कर सके। तो डीपीआर ड्राफ्ट करने के लिए, समझिए आज सरकार के पास पैसा है, वो पुल बनाना चाहते हैं, तो डीपीआर ड्राफ्ट करने के लिए वो कंसल्टेंट हायर करते हैं कि पहले वो डीपीआर का ड्राफ्ट करने के लिए जो 2 पेज का कॉन्सेप्ट नोट है वो बनाए। 6 महीना उसमें गया। उसके बाद जो कंसल्टेंट बनाता है वो डीपीआर ऐसे बनाता है कि उसी को या उसके फेवर्ड आदमी को मिले, फिर वो 6 महीना उसमें जाएगा। तो लेटरल इंट्रेंट की जरूरत इसलिए है कि इन चीजों को फास्ट ट्रैक किया जा सके। और जो ब्रॉडर मेरा उसमें व्यू है, मैं हमेशा कहता हूं इंडिया के लेवल पे भी, इट्स नॉट ओनली ए बिहार फिनोमेना, कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशनल चीजें पोस्ट इंडिपेंडेंस बिहार देश में हुई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेस, मिसाइल, एटॉमिक एनर्जी, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन, और अभी आधार वाला जो आप देख रहे हैं, ये सारे चीज, वो चाहे विक्रम साराभाई ने स्पेस का काम किया हो, होमी भाभा ने एटॉमिक एनर्जी का काम किया हो, मिसाइल में अब्दुल कलाम का जो योगदान है, ग्रीन रेवोल्यूशन में स्वामीनाथन जी का योगदान है, अमूल में प्रोफेसर कुरियन का योगदान है, टेलीकम्युनिकेशन में सैम पित्रोदा का योगदान है, आधार में नंदन नीलकर्णी का योगदान है। ये जितनी भी हम लोग की ट्रांसफॉर्मेशनल चीजें देश में दिखती हैं, these were all led by some lateral intent। ऐसा नहीं है कि आधार में सरकार की व्यवस्था नहीं लगी, लेकिन उसको ड्राइव करने वाला आदमी कोई था जो कि कॉम्पिटेंट था। ही वॉज नॉट ए रूटीन ब्यूरोक्रेट हु जस्ट सेड कि भैया कुछ नहीं हो सकता है। तो उस स्तर पे मैं बिल्कुल ही लेटरल इंट्रेंट का इंडिया लेवल पर और बिहार में तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि कम से कम
2-2.5 हजार लोग चाहिए जिनको कि पैसे बहुत नहीं चाहिए, जिनको समझ है इन डोमेन्स की, उनको वापस लाने की जरूरत है। और वो लोग परमानेंट बिहार नहीं आ सकते, लेकिन अगर उनको ये मौका मिले कि 2 साल आकर वो बायोटेक्नोलॉजी में बिहार में कुछ कर सके, 2 साल आकर यहाँ के वाटर सिचुएशन को सुधार सके, 2 साल आकर यहाँ हाई डैम्स की समस्या पर कुछ कर सके, उन लोगों को लाने की जरूरत है। अब अगर आप समझते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेट बिहार में बाढ़ की समस्या का निपटारा कर देगा, तो ये आप और हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता है। वी हैव टू गेट एक्सपर्ट्स इन दोज एरियाज टू फाइंड आउट कि भाई जो नॉर्थ बिहार में वाटर सरप्लस है, जो सेंट्रल बिहार में वाटर लॉगिंग की समस्या और साउथ बिहार में वाटर डेफिसिट है, इसका बैलेंस इसको कैसे किया जाए, कैसे how Bihar can develop a water grid where we channelize water from north to central to south। ये किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ लेटरल इंटेंट भी कोई ले आएंगे तो वो नहीं कर सकता। करना तो सिंचाई विभाग को ही है, लेकिन सिंचाई विभाग इसको करे, वो जानकारी, वो विश्व स्तरीय समझ की दुनिया भर से जानकारी इकट्ठा करके अगर चाइना में वाटर ग्रिड बना है तो हम लोग भी उसको कैसे बना सकते हैं, उसके लिए लेटरल इंटेंट की जरूरत है। आई एम बिग एडवोकेट फॉर दैट। एंड मतलब जब मुझे एक बार मौका मिला था तो मैंने बिहार में एक बिहार विकास मिशन बनवाया भी था, लेकिन उस तरह से मैं छोड़ के चला गया तो फिर उसमें उस तरह की हायरिंग हुई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हजारों लोग हैं जो बिहार में आकर काम करना चाहते हैं और वो पैसा उसमें फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख रुपए देकर हर स्टेट गवर्नमेंट, जितने प्रोग्रेसिव स्टेट गवर्नमेंट है, सबने आजकल हायर करना शुरू किया है। हर के पास PMU जिसको कहते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट्स, पहले जो वर्ल्ड बैंक से या UNDP से या UN या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से आप लेते थे, अब सरकारों के पास पैसा है, क्योंकि बजट में 6% 7% प्रोग्राम मॉनिटरिंग के, प्लानिंग के पैसे रहते हैं। तो बिहार सरकार के पास अगर आप 5% भी पैसा लेंगे तो 10,000 करोड़ रुपया है, उससे आप बेस्ट ऑफ द टैलेंट को हायर कर सकते हैं। तो आई एम बिग एडवोकेट ऑफ दैट एंड इट विल हैपन। वन ऑफ द की लीवर्स विच वी वांट टू यूज इज टू अलाउ large scale lateral entrant, but not as a replacement of the system or the bureaucracy, but more as like a force multiplier। Thank you। मेरा सेकंड क्वेश्चन था वो सॉरी बहुत ही छोटा है कि क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी का क्या रोल देखते हैं सोशियो पॉलिटिकल स्टडीज में? भैया बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं देखते हैं, आप सबका क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? क्वालिटेटिव स्टडीज का कुछ नहीं देखते भाई। अभी तो बिहार के लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई तुम अपना जात छोड़कर एक बार अपने बच्चे के लिए वोट करो। वेट करेगा, जब वोट करेगा वो व्यवस्था बनेगी तो इन बातों पर चर्चा की जाएगी। आई थिंक माय माइंड, माय एवरीथिंग इज preoccupied with what needs to be done on the ground to get people to move away from what they have been doing or not doing in last 30 years, rather than getting into this theoretical debate। देखिए आप सब मतलब प्रकांड विद्वान लोग हैं, आप उसी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में बिहार के लोगों को बात समझ में आए। मतलब हम यही कह रहे हैं कि 15 से 55 को पूंजी देंगे, अब उसको हम कैसे देंगे, CD रेशियो की बात करेंगे, कैपिटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो बिहार के 90% आदमी को बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए नहीं कि वो मूर्ख है, इसलिए कि उसकी प्रायोरिटी वो नहीं है। और वो कहीं भी मतलब देश के दूसरे हिस्से में भी वो आप जो पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं उनकी समझ होनी चाहिए, लेकिन उसको तो उसी भाषा में लोगों को समझाना पड़ेगा कि लोग समझें कि भाई तुम अगर ये जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो तुमको 5% ब्याज पर लोन मिलने लगेगा, तुम घर बना पाओगे, बिजनेस कर पाओगे। अब उसको अगर बहुत टेक्निकलिटीज में लेकर जाएंगे तो बिहार में ज्यादातर लोग उससे मतलब रिलेट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर। हमारे बीच डॉक्टर सुकृत ठाकुर जी है, जो कि ही इज ओरिजिनली फ्रॉम दरभंगा एंड करंटली AI रिसर्चर फॉर लीडिंग मेडिकल डिवाइस कंपनी इन मिनियापोलिस, मिनेसोटा, USA। उनसे अनुरोध करेंगे वो अपना प्रश्न पूछें। जी थैंक यू। पहले तो मैं सराहना करना चाहता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिसकी कोई बात नहीं करता था बिहार में। जैसा कि आप जानते हैं अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट पैरामीटर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और बिहार में अर्बनाइजेशन रेट 11.8% है, इंडिया में लगभग 35%, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी रूरल बिहार में 1200 है और ओवरऑल इंडिया पे 480 है।
तो रिसर्च इंडिकेट करता है कि इन नंबर्स को आर्टिफिशियली लो रखा जा रहा है क्योंकि रूरल अर्बन क्लासिफिकेशन बहुत पॉलिटिसाइज्ड इशू है। तो आपके नज़र में अर्बनाइजेशन रेट उठाना कितना इम्पोर्टेंट है और जनसराज की प्रायोरिटीज में वो कहाँ लाई करता है? थैंक यू। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार नीड्स बिग सिटीज, पटना नीड टू बी ट्राई मतलब क्लोजर टू व्हाट दिल्ली इज। और बिहार में जो ये रूरल आपको दिखता है, जो डेटा दिखता है, वो इसलिए दिखता है कि यहाँ पर जो अर्बन बॉडीज हैं, जो नगर निगम, नगर पंचायत है, उसको उसके ज्योग्राफी को कभी रिडिफाइन पिछले 20 वर्ष में नहीं किया गया। अभी रिसेंटली कुछ रिडेफिनेशन किए गए हैं। तो पटना आज से 20 वर्ष पहले जो पटना था वही पटना है। आप हैदराबाद चलिए, उन्होंने 20 किलोमीटर सराउंडिंग पेरीफेरी में रिंग रोड बना दिया और उस पूरे एरिया को हैदराबाद का एरिया घोषित कर दिया। एनसीआर में आप देख रहे हैं 200 किलोमीटर रेडियस को एनसीआर घोषित कर दिया गया है। तो आई एम ए बिग वोटरी ऑफ अर्बनाइजेशन। पहले तो बिहार में कम से कम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो शहर हैं, कम से कम उनको डबल ट्रिपल करने की जरूरत है। लेकिन अर्बनाइजेशन के लिए एक हम लोग का जो ट्रांसफॉर्मेशनल जो सोच है, दैट इज आई एम वर्किंग विथ 2 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो वन path breaking solution which we think we have found is coming from a study that Melbourne University has done with Assam, government of Assam के साथ। आज से 15 साल पहले उन्होंने रिवर बेड की जो जमीन है उसको रिकूप करने की बात एक स्टडी करी थी। एंड व्हाट दे फाउंड वाज स्टैगरिंग कि 9% ओनली इफ द रिवर बेड को अगर आप डेवलप करते हैं और नदियों के फ्लो को आप अगर रेगुलेट कर दें, तो असम में 8% एक्स्ट्रा लैंड आपको मिल जाएगा, जो कि लिटरली दैट कम्स एट फ्री। नाउ यू वुड बी सरप्राइज्ड, इन बिहार दिस रेशियो गोज टू 13 to 16%। आप में से अगर कोई रिसेंटली पटना आया हो तो आपने देखा होगा पटना का मतलब हम लोग के स्तर से ये एक मैरिन ड्राइव करके एक रोड बना है। गंगा चूंकि पटना से मूव कर गई अवे, तो वो जो जमीन थी वो जमीन लिटरली सरकार को मुफ्त में मिल गई, उस पर सड़क बन गई है और वो पटना के लिए आज सबसे मच टॉक्ड अबाउट रोड है, जिसको यहाँ पे लोग मैरिन ड्राइव कहते हैं। जस्ट टू गिव यू सेंस, जो बिहार में जो रिवेराइन एरिया है, जो दियारा एरिया है, वी आर conducting a study right now with 2 universities in collaboration with 2 universities, one in Melbourne University जहाँ पे वो प्रोफेसर लोगों ने काम करा था असम गवर्नमेंट के साथ, और एक नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो मदद कुछ कर रहे हैं। I've also got Hafiz contractor who made this proposal long back कि to government of Bihar। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, Hafiz is one of the most well known celebrated architects of India। कि बिहार में 16% जमीन जो है वो नदियों के, जिसको दियारा एरिया कहते हैं, वहां पर रिकूप की जा सकती है। और ये जमीन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, मतलब इस जमीन का कोई उपयोगिता नहीं है। वहां साल में 2-3 महीने पानी आता है और बाकी समय वहां पर जो सबसे गरीब लोग हैं, जो दियारे में रहते हैं, करीब 2.25 करोड़ लोग बिहार में दियारों के एरिया में रहते हैं। तो इसका एक आप इक्विवेलेंस पाएंगे, अगर जर्मनी आप में से कुछ लोग गए होंगे जरूर, तो जो राइन के अलोंग जो पूरा डेवलपमेंट है, पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, पूरा लैंड टाउनशिप जो भी बना हुआ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इट्स बिट एम्बिशियस, आई डोंट टॉक मच अबाउट इट, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गंगा जहां से घुसती है बक्सर से लेकर भागलपुर तक, ये पूरा इसमें करीब करीब 16% जमीन, 13% जमीन तो सिर्फ इसी गंगा के अलोंग आपको एक्स्ट्रा जमीन है, जो कि अभी बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, जहां पर बालू है और उसका कोई क्लेमेंट नहीं है। जो उसका ओनर है वो आपको औने पौने दाम में भी देने को तैयार है अगर आप कोई उसको एक्वायर करने जाए। तो बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी को देखकर जो एक हमेशा बात होती है कि जमीन कहाँ है, तो वी थिंक दैट जमीन विल कम इन द रिवर बेड्स एंड द न्यू बिहार, इफ गॉड गिव्स अस द चांस, विल बी बिल्ट अलोंग द रिवर्स, क्योंकि वहां पर जमीन है, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज किया जा सकता है। इस चीज को लोगों ने एक्सप्लॉइट नहीं किया है, ये सस्ती जमीन है, लोग देने को तैयार हैं, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और नदियों की जो ताकत है, इंक्लूडिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो चीज बहुत कई गुना बढ़ सकती है।
बट अगेन दिस इज समथिंग वेरी एम्बिशियस। अभी आप मतलब बिहार में इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अगेन टू समराइज इट, बिहार में 20 शहरों को डेवलप करना, और खासकर पटना को एटलीस्ट वी शुड एम टू बी अराउंड 2.5 2 सवा 2 करोड़ लोगों के लिए पटना बनाना, और कम से कम 20% जो बिहार की जनता है उसको पटना और जो 5 बड़े शहर हैं वहां पर होना चाहिए। Another 40% people should live in the district cities, so that 40% people remain in the rural in 10 years time. That's what we think. और इसके अलावा जो पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और जो नया शहर बसना है वो नदियों के किनारे बसाया जा सकता है। You cannot do much about what Patna is or Darbhanga is or Bhagalpur is as it stands today. लेकिन इन शहरों में जो नदियां ये हैं वहां पर जमीन है, और उस जमीन का सदुपयोग अगर किया जाए with the help of technology and the new knowledge which is available, I think we can see some transformational, visually transformational change in the landscape and the urbanization of Bihar. I'm मतलब ये मेरा बहुत पेट प्रोजेक्ट है, और we are investing our own money, टाइम। मैं 2 बार ऑस्ट्रेलिया गया, नीदरलैंड्स गया, और मैं बहुत इस पर एम्बिशियस हूँ कि this could be the game changer for Bihar if we were to ever develop the riverine belt of Bihar that will give us close to 15% extra land literally for free of cost. And this is something which has not been explored or talked about in Bihar in last 70-80 years. Nobody has talked about it. Thank you so much. और now like I will request Sailesh जी to बाकी questions वो उनके जरिए पूछा जाएगा। And he is like again a scholar, आयोवा में रहते हैं और community से बहुत ही connected है। तो thank you Sailesh जी for joining. Thank you so much Alok ji, and thank you so much Prashant ji for giving us such a ground knowledge that we are only talking about high tech or biotech or nanotech, but we have something to do at our village school, and that is what we are inspired with you. So without further ado, I'm going to start next question, and next question is from engineer Neeraj Singh ji. He is founder of 2 companies in Florida, and he's proud son of Chhapra, Bihar. Neeraj ji, please unmute yourself and ask your question. Yeah, thank you. So recently I was reading the book India at 100 by the Chief Economic Advisor to PM, and as per him, by the time India turns 100, 2047, Indian economy will be 55 trillion. So it's a little bit of a question, but more of a comment that 55 trillion, in 75 years, we will add 3 trillion. And now in another 23 years, we will add 50 trillion. Let's say it's not 50, it's 25. Still, every year we will be adding 1 trillion. So now it's an opportunity for Bihar and people of Bihar that if India does achieve that, how much are we going to be able to participate in it and get a share of the pie? Or we can let rest of the states catch most of the pie, and Bihar will be providing the support by migrating the people. So not less of a question, more that we have an opportunity. Seems like it. Well, Thank you. We have an opportunity theoretically. We always had this opportunity. Just for all of you, maybe many of you would be knowing this. At post-independence, Bihar contribution to India's GDP was 6%. Today we are at 2%. So Bihar's contribution to the India's GDP today is 2%. That is where we are. So of course, this is literally a curse. मतलब बिहार में जो GST collection है per month, that is lower than Uttarakhand. We collect 3,500 crore as GST per month. Uttarakhand collects close to 4,000 crores as GST per month. तो मतलब हम लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। मैं आपको मतलब डिप्रेस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप सब लोग बिहार के ही हैं, मैं भी बिहार का हूं, यहीं पला बढ़ा हूं। लेकिन मैं आपको और यहाँ मतलब काम भी किया है मैंने। जब मैं यूएन में था तो भी 2 साल यहाँ पल्स पोलियो का प्रोग्राम चलाया है, तो गांव से जुड़ा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पॉलिटिक्स में भी थोड़ा दिन रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जितना आंकड़ों में गरीब बिहार दिखता है, जब आप जमीन पर जाते हैं, और 2 साल जो मैंने देखा है
मतलब उससे कई गुना भयावह स्थिति है नीचे। आंकड़े वो कैप्चर नहीं करते हैं जो स्थिति नीचे गांव में है, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं। मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति, मैं कोई बहुत अपने आप को ये नहीं सुपर सेंसिटिव नहीं मानता हूं, और मुझे एहसास है कि ये गरीब स्टेट है, आप में से भी कई लोगों को है। लेकिन जब आप गांव में पैदल चलते हैं तो मुझे कोई 50 साल से ज्यादा उम्र की कोई महिला मिली नहीं है जो कमर से झुक ना गई हो। And anyone who understands a little bit of public health or medical science, you know that you tend to bend early if you are short on calcium and hemoglobin in your growing up years. तो बिहार में किसी गांव में आप 55 साल से ज्यादा उम्र की कोई महिला सीधी खड़ी अगर आप मुझे दिखा दो, that will be an exception. बिहार में एवरेज हाइट जो है 5 फीट 5 इंच से ज्यादा उम्र की हाइट की कोई महिला गांव में दिखती नहीं है। बच्चे, जब मैं 2 साल चला हूं पैदल, बच्चे बगल में गुजरते हैं, मैं पूछता हूँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, तो मैं पूछता हूँ किस क्लास में पढ़ते हो। जब वो लड़का बताता है मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ, आई एम शॉक्ड, क्योंकि मेरा गेस होता है कि ये 3रे क्लास का बच्चा है। और ये अमेरिका और यूरोप से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, पंजाब में जो हम लोग देखते हैं, मतलब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बिहार में 1400 रुपए है भाई। पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर इज 1400। लेकिन जब ये बात तो हम लोग पढ़ते हैं, आंकड़े देखते हैं, 1 मिनट में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आप उसको डे इन एंड डे आउट गांव में देखते हैं कि लोग कैसे 1200 रुपए में जी रहे हैं, यू कांट इमेजिन। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हम लोग जहाँ कैंप में रात में सोते हैं गांव में, अभी तो मैं 2 महीने से नहीं चल रहा हूं, लेकिन जहां पर सोते हैं तो वहां पे स्वाभाविक है रात में 200-300-400 लोग साथ में रहते हैं, तो खाना खिलाते हैं, तो कोई भी आदमी गांव का भी आके खा सकता है। ज्यादातर बच्चे आते हैं खाने के लिए, कुछ फैंसी नहीं है, खिचड़ी वगैरह ही खिलाते हैं, लेकिन खाते हैं। एक बार मुझे एक ऐसे बच्चा मिला, मैं देख रहा हूँ इतना खा रहा है जैसे खाने से वो आदमी, लड़का, तबीयत उसकी खराब हो जाए। मैंने ऐसे उससे पूछा, बेटा कितना खाते हो? तो बोला जितना दे दीजिएगा उतना खा लूंगा। बोला ऐसा क्यों? बोला कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं मेरी जिंदगी में कि मेरा खाना खत्म हो गया और तसला में अभी भात बाकी है। दिस इज टेलिंग स्टेटमेंट दैट हैज नॉट लेफ्ट माय माइंड। कोई लड़का ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया और तसले में अभी भात बाकी है। आप इमेजिन कीजिए लोग कैसे जी रहे हैं। एंड वी आर ऑल, इसके बावजूद अगर आप मदद करें न करें, आप जुड़े ना जुड़े, अगर प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनसे बड़ा दोषी मैं हूं, क्यों मुझे तो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है। अगर मैं नहीं प्रयास करूंगा, आई विल फील, मतलब भले फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, भले ना लोग न समझें, लेकिन मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मुझे प्रयास करना है। कभी तो तमिलनाडु में किसी ने प्रयास किया होगा, कभी अन्नादुरई कामराज आए होंगे, तभी तो तमिलनाडु सुधरा है। Till 1965 Bihar and Tamil Nadu was equal in terms of economic socio-developmental indicator. Till 1965 Tamil Nadu and Bihar were almost equal. Today Tamil Nadu is one of the top ranking states of India. Tamil Nadu का budget है 8 लाख करोड़ and Bihar we are languishing at 2.46 lakh crore. We are to take the blame. मैं किसी दूसरे पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। जो भी बिहार के लोग हैं, हम लोग जैसे लोग, हम लोग दोषी हैं। वी हैव नॉट डन, वी हैव नॉट ट्राइड, वी हैव नॉट वर्कड हार्ड इनफ, वी हैव नॉट ट्राइड टू मेक ए चेंज। सब लोग यही कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अरे भाई कुछ नहीं हो सकता है, किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा। भयावह स्थिति है, लेकिन प्रयास करना होगा, वरना दिस, आई टेल यू सिंसियरली, आई थिंक कि अगर बिहार पॉलिटिकली ऐसे नहीं सुधरेगा तो एक सुधार का उपाय है कि द स्टेट मस्ट गेट बाइफरकेटेड इन 2-3 पार्ट्स। कि ठीक है, इसके मतलब ईस्टर्न पार्ट को मिलाकर पूर्वांचल बना दीजिए, सीमांचल को हटाकर कोई दूसरा राज्य बना दीजिए। बिहार शुड सीज टू एग्जिस्ट एंड दिस इज माय रियल फियर, और फियर कह लीजिए या मेरा असेसमेंट है कि अल्टीमेटली अगर पॉलिटिकली लोग यहाँ नहीं सुधरेंगे, अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चीज 10 साल में नहीं हुआ, तो यू एंड आई विल सी इन आवर लाइफ टाइम बिहार गेट, जैसे झारखंड हट गया वैसे पूर्वांचल बन जाएगा, सीमांचल बन जाएगा, अलग अलग राज्य बन जाएंगे, तब शायद कुछ हो सकता है।
क्योंकि प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर तो वही है कि मतलब इट्स अ सुपर डिप्रेसिंग थिंग। Okay, Shailesh, can I ask you to just put the last question out now, please? We've been told Prashant needs to end the conversation. Last question. हाँ, तो अपने बीच में एक अगला शख्सियत है जो सिवान से ताल्लुक रखते हैं, शिवशंकर सिंह जी। उन्होंने पिछले अमेरिका में बहुत सारा अवार्ड लिया, सब टॉप लीडरशिप जो भी है इंडिया में, जैसे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सबको होस्ट किया यहाँ पे। और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं यूएस वाले, चैप्टर वाले, कि उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला है। बिहार में 11 साल से वो काम कर रहे हैं और काफी पैसे बिहार में ग्राउंड लेवल पे भेज रहे हैं कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। तो मैं चाहूंगा कि शिव शंकर सिंह जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। My name is Shiv Shankar Singh, and like Shailesh ji said, I'm originally from Siwan, Bihar. Sir, you're mute. Shiv Shankar ji, you're on mute. Sir, you're on mute. Okay. Thank you. तो मेरा नाम शिव शंकर सिंह है, जैसा शैलेश जी ने बताया। आई एम ओरिजिनली सिवान बिहार से हूँ। यहाँ सिवान में कहाँ से सर? सिवान में आंध्र ढाला, आंध्र स्टेशन के पास। जी हाँ। तो वहाँ वो मंदिर भी है मेरा, पंचमुखी हनुमान मंदिर, और धर्मशाला है वहाँ पे। सिवान में हम लोग काफी काम कराए हैं, कॉलेज, स्कूल्स। एनीवे, आपको सुनने के बाद मेरे पास दूसरा कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ एक ही प्रश्न है। मैं विथड्रॉ करता हूँ ओरिजिनली, चूंकि आपने बातों में मोस्टली आंसर कर दिया। मोस्ट पार्ट्स ऑफ माय क्वेश्चंस वेर आंसर्ड। मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है कि हाउ कैन वी हेल्प यू, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? सर, हेल्प यही कर सकते हैं कि आप जिसको भी अच्छा समझते हैं बिहार में, जिस पर भी आपका इन्फ्लुएंस है, उसको आप कहिए कि वो जनसुराज से जुड़े, एक प्रयास करे, जीत हार की चिंता न करे। क्योंकि बिहार में अभी सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है होप की। क्योंकि पीपल आर इन ए सिचुएशन जहां उनको लगता है भाई कुछ नहीं हो ही नहीं सकता है। जनसुराज हैज गिवन दैट लिटिल ग्लिमर ऑफ होप। तो उस होप को स्ट्रेंथन करने के लिए जो संख्या बल है, जो लोकतंत्र में जिसका महत्व है, वो आप कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। दूसरी मदद आप ये कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपोजर आपका जो है, जो आप समझते हैं कि बिहार के लिए रेलेवेंट हो सकता है। मैंने अभी आपको एक वो बताया वाटर रिवराइन एरिया के, उस तरह का अगर कहीं आप सोचते हैं वाटर ग्रिड पे, अगर आपके पास कोई भी जानकारी, कोई एक्सपर्ट, कोई सोल्यूशन, कोई भी अगर जानकारी आप दें कि हाउ वी कैन डेवलप ए बेटर वाटर ग्रिड इन बिहार, उस पे स्वागत है। अर्बनाइजेशन पे कुछ किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल, अगर दुनिया में कोई भी चीज जो आपको अच्छी दिखती है, जो बिहार के लिए रेलेवेंट हो सकती है, अगर आप जानते हैं, वो व्यक्ति है, इंस्टीट्यूशन है, आइडिया है, प्रोजेक्ट है, एक्सपीरियंस है, तो उसको अगर आप साझा करेंगे, दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। तीसरा, जो लोग बाहर हैं वो समझते हैं कि वो कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स एंड टू फाइट इलेक्शंस। लेकिन अगर वो न भी करें, लोग जुड़े, वो ज्यादा जरूरी है। पैसा तो ठीक है, पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोग जुड़े। और आप जैसे लोग जब खड़े होकर चीजों को इंडोर्स करते हैं पब्लिकली, तो उसका असर है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर आप ये बात कह रहे हैं बिहार में आकर कि भाई इसको करना चाहिए, तो आपके गांव के लोग, सिवान के लोग ये समझेंगे कि नहीं, तो अच्छे व्यक्ति हैं, ये इन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है, इनकी आपकी कोई प्रामाणिकता है। तो आप अपने जीवन में आपने जो कुछ भी विश्वसनीयता या सफलता या एडमिरेशन हासिल किया है, उसका एक पार्ट अगर आप ट्रांसफर करते हैं जनसुराज को, दैट वुड बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक। कि आपकी जो गुडविल है, यूज दैट गुडविल टू मेक पीपल ज्वाइन जनसुराज, शेयर योर आइडियाज, शेयर योर विजडम, शेयर व्हाट यू हैव सीन एंड लर्न्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कुछ रेलेवेंट हम लोग बिहार में ला सकते हैं। लेकिन अभी प्रायोरिटी तो यही है कि भाई साल भर किसी तरह बिहार के लोगों को समझाया जाए, उनको ये बताया जाए कि तुम बदल सकते हो। लोग बदलना चाहते हैं, उनमें वो विश्वास होगा तो बदलेगा भी। और जहाँ तक सॉल्यूशंस की बात है,
वो तो जब सरकार बन जाएगी तो भी आप लोग जुड़े रहेंगे, तो भी आपसे वो मदद ली जाएगी। लेकिन अभी भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो वी आर मोर देन हैप्पी, वट एवर बैंडविड्थ वी हैव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मैनेजरियल रिसोर्स, विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। तो मतलब 3 चीजें हैं, आप अपनी गुडविल का इस्तेमाल करके लोगों को जन स्वराज से जोड़ सकते हैं। दूसरा, आप अगर कुछ ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, जानते हैं उन लोगों को, उन इंस्टीट्यूशंस को जो बिहार में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस में कुछ मदद कर सकते हैं, उनसे आप जोड़ सकते हैं। और तीसरा, अगर आप चाहे तो कुछ पैसे का भी योगदान कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसे का योगदान करना है तो इंडिविजुअल करने के बजाय इट इज मच बेटर JSO कलेक्ट्स द मनी टुगेदर एंड जो चीज को आप स्पॉन्सर करना चाहें वही करें। कल होकर जो आपको 10 अच्छे कैंडिडेट दिखें आप उनको स्पॉन्सर करें। मतलब हम लोग को डायरेक्टली आपके पैसे की बहुत जरूरत नहीं है, पैसा किसी के पास ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यू हैव एन ऑप्शन कि JSO अपना अकाउंट बनाए और जब जन स्वराज उनके चॉइस के 10 कैंडिडेट जो आपको लगे, 20 कैंडिडेट लगे जो गरीब हैं, जो काबिल लोग हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, उनको आप मदद कर सकते हैं चुनाव लड़ने में। या अगर आप चाहें तो जन स्वराज को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मतलब समय आप का बहुत limit हो- जो लोग आप लोग बाहर हैं, आप $100 भी अगर आप महीने का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो बड़ा अमाउंट है। $100 भी अगर आप दे रहे हैं तो आप 10 महीने में $1000 दे देंगे, और $1000 $100,000 given by 1,000 people or 2,000 people or 5,000 people will add up to substantial money। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई एक व्यक्ति बहुत पैसा दे दे, लेकिन $500,000 लोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे सकते हैं। कुछ नहीं तो अपने मदरलैंड के लिए इतना तो खरीद सकते हैं कि $1000, $500, $100 भी दें तो भी जिसकी जो क्षमता है दे सकता है। लेकिन वो पैसा मुझे या सीधे जन स्वराज को भेजने के बजाय आई थिंक वन थिंग यू गाइज कैन डू दैट JSO US की ओर से आप अपना अकाउंट खोल लें, किसी एक व्यक्ति को ऑथराइज कर दें, उसको वो पैसा हैंड ओवर कर दें, और जो जन स्वराज जो पूरा काम कर रहा है उस काम को करने में जो आप मदद कर सकते हैं। अगर आप हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं मेलबर्न यूनिवर्सिटी को, जो नीदरलैंड्स यूनिवर्सिटी को हम लोग पे कर रहे हैं, जो एजुकेशनल पॉलिसीज के लिए जिन लोगों को हम लोग पैसे दे रहे हैं, वो अगर आप स्पॉन्सर करना चाहें उसमें कंट्रीब्यूट, भाई मैं कैंपेन में नहीं दूंगा, एजुकेशनल सिस्टम बनाने के लिए अगर जो पैसा दे रहे हैं उसके लिए देंगे, वही दीजिए। जिस चीज के लिए देना चाहते हैं दे सकते हैं। बिहार में कैंपेन करने के लिए, मेरे गाड़ी के लिए, मेरे खर्चे के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यवस्था बदलने में अगर आप कुछ योगदान करना चाहते हैं तो JSO का एक अकाउंट खोलकर आपको कर सकते हैं। अगर 200, 250, 500 अमेरिकन बिहारी भी $100 भी देंगे तो हर महीने आप $50,000 इकट्ठा कर सकते हैं। $50,000 into 10 months, $500,000, that's a lot of money, could make a difference। तो वो एक चीज आप देख सकते हैं। तो ये 3 चीज है, अपने गुडविल का इस्तेमाल करके लोगों को जोड़िए। अगर आपकी जानकारी में कुछ अच्छी चीजें हैं जो जन स्वराज को जाननी, सीखनी, समझनी चाहिए, उसको बताइए ताकि उसका हम लोग उसको अपने विजन डॉक्यूमेंट में उसको अपने कार्यक्रम में हम लोग शामिल कर सके। और तीसरा, अगर आप चाहें तो जन स्वराज को या जन स्वराज के किसी एक काम को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसमें कुछ मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली। ठीक है, मुझे लगा टाइम बहुत हो रहा है तो मैं आपका ज्यादा टाइम, दो व्यक्ति नहीं, को कोई नहीं, आप एक अगर आप तो हमारे बीच डॉक्टर अविनाश, तो आप आधा घंटा आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर अभी 11:30 बज रहा है, आधा घंटे आप समय ले सकते हैं। Alok ji, if Dr. there's Avinash half an Gupta hour, ji then hai. did you want to ask? Sorry, हाँ. जी, so we were told कि प्रशांत has to go, but he's saying half an hour more है, तो हम थोड़े से questions और ले सकते हैं ना। तो लेट्स एक फिनिश करते हैं। डॉक्टर अविनाश गुप्ता जी, आई वांट टू ब्रिंग हिम ऑन द स्क्रीन। एंड डॉक्टर अविनाश गुप्ता जी हैं एक बड़े फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यू जर्सी में रहते हैं, और साथ ही साथ इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशन का फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। एंड पूरा सामाजिक सेवा करते हैं, बिहार एंड झारखंड में स्पेशली काम करते हैं प्राण बचाना के माध्यम से। तो अविनाश जी नमस्ते। हम लोगों ने तो बिहार में सबको ट्राई कर लिया, अब तो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो हम लोग तन मन धन से आपका सपोर्ट करने को तैयार हैं। आप मेरा जो सवाल था कैसे हेल्प कर सकते हैं उसका जवाब आपने दे दिया, और इसमें हम लोग का भी स्वार्थ है
क्योंकि हम लोग तेलुगु गुजराती ये लोग के साथ काम करते हैं, हम लोग को बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बिहार का इमेज इतना खराब है, सब हम लोग को मजाक बनाता है, लालू राज, जंगल राज, यही सब बोलता है। तो इमेज तो तभी बनेगा जब वहाँ जमीन पर कंडीशन इम्प्रूव करेगा। तो वो तो आप ही से उम्मीद है कि हो सकता है। लेकिन आपसे एक सवाल और है कि आजकल देख रहे हैं कि लोग सीधे सबके खाता में पैसा भेज देते हैं, 2000 3000। मैया सम्मान योजना, तो लाडली बहन समाज योजना, तो ये तो पैसा दिया वोट लिया। तो उसको आप काउंटर करने के लिए क्या सोचते हैं कि आपको तो हम, खैर आप तो सबको इलेक्शन जिताते हैं, तो हम आपको तो एडवाइस नहीं कर सकते हैं कि आप कैसे खुद जीतिएगा, लेकिन आपके पास बदलाव लाने के लिए तो इलेक्शन जीतना पड़ेगा, पावर होना चाहिए। तो उसका क्या आपके पास है? तो सोशल इंजीनियरिंग या प्रॉमिसेस कुछ भी, या तो नहीं, देखिए ये जो प्रॉमिसेस की बात है, हम लोग खुद जब कैंपेन करते रहे हैं तो उसमें ये जो वुमेन कैश ट्रांसफर है, इसको सबसे पहले मैंने शुरू किया है। मतलब सबसे पहले बंगाल में मैंने इस योजना को शुरू किया, वहाँ महिलाओं को 1000 रुपये दिया जा रहा है। तमिलनाडु में 1000 रुपये दिया जा रहा है। बिहार में भी मैंने 2015 में यहाँ जो अनएम्प्लॉयड लड़के हैं उनके पलायन को रोकने के लिए 1000 रुपये देने की बात कही थी, ताकि लोगों को मजबूरी में जाकर बहुत डिस्ट्रेस्ड पोजीशन सिचुएशन में काम ना करना पड़े। लेकिन बिहार की अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें अभी हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि लोगों को पैसा दे सके। तो हम लोग जो अभी जो टॉप 5 प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों को, उसमें मैं कैश ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूँ। कैश ट्रांसफर मैं कर रहा हूँ 60 ईयर से अबव जो है, जो पेंशन 400 रुपये बिहार में मिलता है, उसको हम लोग 2000 करने की बात कर रहे हैं। उस पर एडिशनल खर्चा करीब हम लोग को 8000 करोड़ रुपए महीने साल का आएगा। बट आई एम वर्किंग ऑन, हम लोग का एक इंटरेस्ट सबवेंशन मेरा बिग बुलेट है बिहार में। हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको चीप क्रेडिट मिलेगा। तो अगर आप 1 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट चैनलाइज करना चाहते हैं, और इमेजिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन कि 10% उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो वी आर सेइंग कि वी कैन सब्सिडाइज इट बाय 6%। तो 6000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपया लोगों के हाथ में बिजनेस पे, जो मैंने आपको कहा कि लोगों को यहाँ पूंजी चाहिए। बिहार इज ए कैपिटल डेफिसिट स्टेट। बिहार में जो सीडी रेशियो है वो पिछले 32 साल में करीब 40% एवरेज रहा है। और उसको अगर और डीपली आप समझना चाहते हैं तो एक्चुअल डिसबर्सल ऑफ मनी इज 13%। मतलब जो बिहार की जनता जो पैसा जमा करती है बैंकों में, कंट्री का एवरेज है 74%। 100 रुपए जो बिहार देश के लोग बैंक में जमा करते हैं, तो 74 रुपया बैंक उसको लोन के फॉर्म में, क्रेडिट के फॉर्म में वापस करते हैं। चाहे वो घर बनाने के लिए हो, गाड़ी खरीदने के लिए हो, बिजनेस करने के लिए हो, खेती के लिए हो। बिहार में पिछले 32 साल का एवरेज है 40%, एक्चुअल डिसबर्सल इज 13%। मीनिंग जो पैसा यहाँ लोग लोन पे लेते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेंगलोर में, कोटा में या नोएडा में घर खरीदने के लिए, डिसबर्सल बिहार के बाहर है। तो वन ऑफ द थिंग एंड व्हाट इट हैज डन इज between 1990 to last financial year, RBI data shows that close to 26 lakh crore, just imagine, 26 lakh crore rupees have been transferred formally by banks in Bihar, from Bihar to other states. Just for you to get a context, states like Telangana, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu all have CD ratio in excess of 90%. मीनिंग अगर 100 रुपए तमिलनाडु के लोगों ने बैंकों में जमा किया तो उनको 90 रुपए लोन मिला। लेकिन बिहार में अगर 100 रुपए लोगों ने जमा किया तो उसको सिर्फ 13 रुपए ही मिला। एक्चुअली 40 मिला, जिसमें 13 उसने बिहार में के काम के लिए लिया। तो वन ऑफ द थिंग्स विच वी आर अगेन लुकिंग एट ए मेजर सिल्वर बुलेट इज करेक्टिंग दिस CD रेशियो। और for many of you who may or may not be aware कि ये CD रेशियो कैसे काम करता है, ऐसा नहीं है कि ये बैंकों की मनमर्जी है कि वो पैसा कहाँ से लें और कहाँ करें। दिस इज ए स्टैट्यूटरी कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के साथ उस बैंकर्स की हर महीने बैठक होनी होती है,
जिसमें उनको ये सुनिश्चित करना है कि बैंक में जो पैसा जमा हो रहा है उसका एक सर्टेन प्रोपोर्शन जरूर यहाँ के लोकल लोगों को लोन के तौर पर मिले। लेकिन जैसे बिहार में शिक्षक या सिपाही या डॉक्टर नीतीश कुमार की बात नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं सुन रहा है, और सरकार की प्राथमिकता में ये है भी नहीं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि सीडी रेशियो पर बिहार में चर्चा हो रही है। मतलब पिछले साल 2,20,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों ने ट्रांसफर किया है बिहार से। तो वन ऑफ द थिंग विच वी आर लुकिंग टू गेट करेक्टेड rather quickly that can be done is by working closely with banks, using some pressure and some facilitation, correcting the CD ratio to 70, closer to bring it to 70%. If we are able to do that, just for you to get a sense, Bihar will start getting 2 lakh crore per year extra investment in Bihar beyond the budgetary means. तो अगर 2 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोग को लोन के तौर पर मिलेगा तो आप उतने ज्यादा घर बनते देखेंगे, उतनी ज्यादा गाड़ियां खरीदी जाएंगी, उतने ज्यादा छोटा मोटा व्यापार होता दिखेगा, उतना ज्यादा पैसा खेती में इन्वेस्ट होगा। उसका एक डोमिनो इफेक्ट कंजम्पशन पे पड़ सकता है। तो जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं जो हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, सम ऑफ देम यू माइट बी नोइंग, नीलकंठ मिश्रा इज नाउ द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ एक्सिस बैंक. He is from Bihar. Another lady who is part of Prime Minister Economic Advisory Council, Prachi Mishra, she is also daughter of Bihar, one of the leading doctors of Bihar. She is working with us. तो जो हैं बिहार के लोग उनको इकट्ठा, ऐसा नहीं है कि बिहार की स्थिति सुधारी नहीं जा सकती है, but we need massive investment in urbanization, education, correcting the water situation, and then help people get more access to credit so that people get into self-employment mode rather than just going after BPSC. जैसे किसी ने सवाल पूछा कि बिहार में हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए, without realizing that in whole state 23 lakh people have got government job. मतलब अगर आप चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक सभी नौकरियों को जोड़ देंगे तो टोटल 23 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बिहार में है. दैट वर्क्स आउट टू बी 1.97% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. सो आप ये समझिए कि जो पूरी लड़ाई है वो 2% के लिए है, उसमें कितना रिजर्वेशन हो जाए, उसमें किसको मिल जाए, किसको ज्यादा मिल जाए, किसको कम मिल जाए. 98% आदमी को तो ना सरकारी नौकरी है ना कभी मिल सकती है. तो अनलेस एंड अनटिल वी स्टार्ट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर remaining 98% or bulk of it, Bihar would never be prosperous. Maharashtra, Tamil Nadu, ये सब सरकारी नौकरी देकर नहीं prosperous हुए हैं. और I think all of you understand this. US में prosperity इसलिए नहीं है कि सारे लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं. US में prosperity इसलिए है कि लोगों को they have access to good education, they have access to credit, they have a supportive system that allows people to do what they could potentially do. We have to invest in those fundamental things rather than टॉकिंग अबाउट गिमिक्री कि मैं आऊंगा तो 2 लाख नौकरी दे दूंगा कि 5 लाख नौकरी दे दूंगा. उसका कोई फायदा नहीं है. अगर 5 लाख लोगों को नौकरी मिल भी जाए तो उससे बिहार में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आने वाला है. Thank you. So, yeah, our next question is from Nikita Soni. She is proud daughter of Hazaribagh, Jharkhand. Please ask your question, Nikita. हेलो प्रशांत जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है. सो आई हैव बीन इन ओंटारियो फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड and there is a very prominent behavioral aspect I've seen in people. So unlike southern Indian states such as Tamil Nadu or Andhra Pradesh, or for that sake Punjab, the Bihari diaspora out there, at least in Canada, हम इतने ज़्यादा strongly connected नहीं है और well organized भी नहीं है. At least in Canada I've seen that. I feel that there is a gap which is yet to be tapped in there. And so according to you, what is lacking in this community building, and how can we strengthen our culture and identity in here? Well, this is primarily the function of the guilt with which we all live, where we don't necessarily wear on our chest that we are from Bihar. To tell you the truth, most people try to avoid that discussion कि मैं बिहार का हूँ. किसी ने अभी कहा, मतलब आई थिंक अविनाश जी ने, हाँ, कि वो तो शर्म आती है आपको हमको ये कहने में कि हम बिहार के हैं. तो ऑब्वियसली इफ यू एंड आई
We are not proud of being called Bihari. Obviously, वो बिहारी brotherhood Actually, तभी I've दिखती है जब observed, sorry, I'm interrupting you. I've observed कि families, they're getting jailed with other communities, but they're not getting together with each other. I don't know why this is happening. it's because you want to get rid of this identity, which unfortunately Yeah. you or I cannot. But हाँ, our eternal wish is कि कोई हमें बिहारी न कहे. सच्चाई यही है कि आप और हम बिहारी नहीं कह. अगर आप जनसुराज में एक जो नारा आप देखते होंगे, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कि we have made it mandatory कि there will be no sloganeering in favor of जनसुराज, प्रशांत किशोर or any leader. We give only one slogan, जय बिहार. जय बिहार, जय जय बिहार. And this is something which every village we make it mandatory कि भैया एक दूसरे को विश भी करो तो जय बिहार बोलो. क्योंकि ये इतना सप्रेस्ड स्टेट है. यहाँ पर आपकी हमारी मतलब हम लोग जब दिल्ली जाते हैं तो शर्म आती है कहने में. लोग कहते हैं मैं यूपी का हूँ. मुझे तो ये आश्चर्य है कि आप झारखंड की हैं, आप अपने आप को बिहारी कहलवाना चाहते हैं. I was born a बिहारी. आप लोगों ने अलग कर दिया. नहीं मतलब वो ठीक है. मतलब लोग तो यही कहते हैं भाई मेरे माँ बाप बिहार के थे, मैं तो दिल्ली का हूँ. मतलब we have all witnessed to that situation and somewhere, as I said, we are all to be blamed. मतलब see, success has many fathers. Bihar is a failed state. Who wants to be called Bihari? Everyone wants to be called Gujarati. Obviously, you can't be called Gujarati, but if you are a Gujarati, you take pride in it, that I am a Gujarati. If you are a Tamilian, you take pride. You are a Telugu, you take pride. Punjabis, to some extent, yes, of late they have fallen down. But now you meet any Telugu, I'm sure you meet Telugu people, they take great pride because they are now the power engine of India, Indian growth story. So obviously we are laggards, so we feel guilt, we feel ashamed, we feel, I would say, defensive about it, if not guilt and ashamed. We feel guilty about it, we feel defensive about it, and hence the brotherhood thing is not picking up. मतलब दिल्ली में आप देख लीजिए जितने ब्यूरोक्रेट हैं, लोग कहते हैं बिहार से सारे लोग IAS IPS हैं. कोई ब्यूरोक्रेट जो बिहार का हो, जो कि बिहारी होने का बड़ा गौरव करता हो या मिलता प्राइवेटली करता होगा, 2-4 बिहारियों के साथ मिलेगा तो करेगा. मतलब हम लोग जनसुराज में एक जो जिनको हम लोगों ने अभी वर्किंग प्रेसिडेंट सबने मिलकर चुना है, हिजन IFS, तो वो बता रहे थे कि मेरे सर्किल में सबसे बड़ा यही है कि भैया आप बिहार के हैं, हमें तो कभी पता ही नहीं चला आपके एक्सेंट से कि आप बिहार के हैं. और इन्होंने कभी कहा भी नहीं होगा कि मैं बिहार का हूँ, क्योंकि वो IFS में थे. क्या जरूरत है ये कहने की कि हम बिहार के हैं. तो इट हैपेंस इफ यू आर नॉट डूइंग वेरी वेल, you don't necessarily wear it on your chest, and that's a chicken and egg. If we do well, brotherhood will pick up. If brotherhood will pick up, then some good things will come to Bihar. Can I ask Prashant? Thank you so much. कितना टाइम और है? क्या हम 1-2 क्वेश्चन और ले सकते हैं? या फिर हम 12 बजे फिनिश करें? 12 बजे कोई दिक्कत नहीं. Oh, thank you, We are used Shailesh. Good. So our Thank you so much, Prashant. thank you so much for giving us so much time. So our next question is from Dr. Santosh Kumar, a professor in University of Iowa, and he is from Sitamarhi, Bihar. Santosh Kumar, please ask your question. Hello, Prashant ji, namaskar. I have a simple question. How do you कहाँ के identify हैं सीतामढ़ी में सर आप? Churaut? रौत के हैं. अच्छा. तो आप जी, सही बताइए. लोग कैसे चुनते, कैसे पहचानते हैं सही लोग? मैं बड़ा स्ट्रगल करता हूँ हमेशा. नहीं, वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग. देखिए, सही लोग का कोई ऐसा पैमाना तो है नहीं कि मेरे पास कोई यंत्र है, कोई थर्मामीटर है कि मैं लगाकर बताऊं कि कौन सही कौन गलत. जो पूरी व्यवस्था है वो इतनी लंबी है, इतनी टीडियस है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ज्यादातर जो लोग गलत है उसमें टिकेगा ही नहीं. मतलब 2 साल से हम लोग पैदल ही चल रहे हैं. तो अगर आप क्विक फिक्स खोज रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बस पार्टी ज्वाइन करें, 2 करोड़ रुपया दें, टिकट लें, जीत कर MLA बन जाएं, तो अपने आप लोग जुड़ते हैं कि अच्छा प्रशांत किशोर से जुड़ेंगे, कल MLA बन जाएंगे. फिर लगता है ना भैया, तो वो प्रशांत किशोर नहीं है, ये तो ज्यादा फिलोसफी लॉजिक बात कर रहा है, ये तो बिहार में काम करेगा, तो छोड़ के अपने आप भागता है. तो गंदे पानी को आप साफ कैसे करते हैं? उसको आप ग्लास को स्थिर रख दीजिएगा तो गंदगी नीचे धीरे धीरे बैठ जाएगी. और दूसरा पैमाना आपको मैं बताऊं, समाज में इसकी समझ है लोगों को. आप किसी भी गांव में बैठ जाइए, आप चरौत में जाके बैठिए,
चरौत में अगर आप पूछिएगा अच्छा ये बताओ इस गांव में कौन 5 अच्छा आदमी है, तो लोग बता देंगे। ये कहेंगे कि किसी काम के नहीं है, इनको वोट नहीं पड़ेगा, ये चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन आदमी अच्छे हैं। तो लोगों को समझ है, तो समाज एक तरीका है। लेकिन मैं एक चीज और आपको फाइनली बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा सवाल पूछा जाता है लोगों से, मेरे से। देखिए अभी आज की जो व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं कि उसमें सही लोग नहीं है, लेकिन उसमें इतने ज्यादा गलत लोग हैं कि जो सही आदमी है वो भी कहता है भैया क्या करें, व्यवस्था ऐसा है कि हमको भी इसी में घुल मिल के रहना पड़ता है। तो अगर सही आदमी उस गलत व्यवस्था का हिस्सा बन भी गया है तो वो सही काम नहीं कर पाता है। तो जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इतने सही लोग जरूर इसमें आ जाएं कि कुछ गलत भी अगर जुड़े तो वो बहुत गलत न कर पाए। कोई व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं है, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मतलब जो लोग भी जनसुराज में जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल सही आदमी है, लेकिन ये जरूर आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि प्रयास ये है कि कोई नॉन क्रिमिनल बदमाश, कोई ठेकेदार, कोई बालू माफिया, शराब माफिया न बने, कोई उसको जिम्मेवारी की पोस्ट न मिले, कोई बड़ी जिम्मेवारी उसको न दी जाए अभी। लेकिन गलतियां होती रहती हैं। वी आर डीलिंग इन, यू हैव टू रियलाइज दैट वी आर डीलिंग इन नंबर्स विच आर इन मिलियंस। तो हर व्यक्ति को मतलब उसका दिल फाड़ कर देख लिया जाए कि उसके अंदर क्या है, ये तो संभव नहीं है। लेकिन एक सिस्टम है, 2 साल से कर रहे हैं, कोशिश है कि भाई जो ठीक ठाक लोग हैं वो जुड़े। और ये भी है कि जो जिस तरीके का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इट नेचुरली अट्रैक्ट्स सच पीपल जो अदरवाइज पॉलिटिक्स में नहीं आता है। वहाँ के लोग यही कहते हैं कि भाई हम चाहते थे कि बिहार में कुछ हो, लेकिन जो व्यवस्था थी, जो पार्टियां थी, उसके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। अब आप कर रहे हैं तो कुछ विश्वास जमा है, इसमें हम आ रहे हैं। तो एक नेचुरल पुल भी है और एक प्रयास हम लोग भी करते हैं कि जाएं उस आदमी तक रीच करें जो कि सही समाज की नजर में है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको फिर से मतलब आई डू नॉट वांट टू बी मेकिंग दैट टॉल क्लेम दैट नोबडी एसोसिएटेड विद जनसुराज कुड बी कोट अनकोट सीन एज नॉट सही आदमी। लेकिन प्रयास जरूर है कि जितने सही लोगों को जोड़ा जा सकता है उनको जोड़ा जाए। Thank you so much. I just asked because JP movement failed because of all these things. So I was No, just but curious you about have it. to Thank you. make this distinction. We always, I'm glad you mentioned this. Jansuraj is not a movement, is not an आंदोलन. I don't believe आंदोलन्स. मैं 2-2.5 साल से आपने कभी नहीं सुना होगा कि जनसुराज में मैंने कोई चक्का जाम किया है या किसी के खिलाफ धरना दिया है. If you read the human history, except for if you take French Revolution as an exception, no revolution has done good to the mankind. Revolutions are not meant to be meant to change the human lives. रेवोल्यूशन जो है, ये आंदोलन जो है वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, उससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं. नए समाज का सृजन किसी आंदोलन से नहीं हो सकता है. न जेपी आंदोलन से हुआ, ना अन्ना आंदोलन से हुआ, ना उससे पहले जो देश में आंदोलन हुए उससे हुआ है, और पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ है. वो चाहे सद्दाम हुसैन को आंदोलन करके हटा दिया गया हो, इजिप्ट में आंदोलन हो गया हो, जहां कहीं भी आंदोलन हुआ है, आंदोलन से आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, नई व्यवस्था नहीं बना सकते हैं. सृजन का एक अपना पेस है, वो स्लो ग्राइंडिंग प्रोसेस है. एंड दैट्स व्हाई इन जनसुराज वी से दैट इट विल टेक मिनिमम 3-4-5 years. इट्स नॉट समथिंग कि मैं गांधी मैदान में रैली करूं, सारे युवाओं को एक जगह ले आऊं, लोग जेल भरो, आंदोलन शुरू करूं. वो मैं काम करता नहीं हूं और मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फायदा है. अगर उस तरह के प्रयास से आप सत्ता से किसी को हटा भी दें तो जो व्यवस्था बनेगी उससे कोई समाज को बहुत लाभ नहीं मिलेगा. एंड एनीवन हु हैज रेड और ट्राई टू अंडरस्टैंड गांधी और महर्षि रमन और जेडू कृष्णमूर्ति, जिन लोगों को समाज की गहरी, जिन लोगों की समझ है, तो आप ये इन बात को रियलाइज करेंगे और इसका कॉग्निजेंस भी आपको शायद आप करेंगे कि समाज में सृजन के लिए यू हैव टू हैव अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्रोच. You can't do it through some revolution और कोई गांधी मैदान में रैली करके और कोई संघर्ष करके, उससे नहीं होगा. वो धीरे धीरे ही काई को साफ किया जा सकता है. Thank you so much. Thank you. So our next question is from Dr. Prem Sinha sir. He is son of Hazaribagh and he is director in a biosensor company in San Diego. Prem Sinha sir, please ask your question.
Okay. So we can take other question from Ghulam Muhammad. He is an associate professor in Detroit and he is from Patna. हेलो प्रशांत सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो मेरा सबसे इररिलेवेंट क्वेश्चन है, मे बी इररिलेवेंट है क्योंकि किसी ने इसको एड्रेस नहीं किया। तो मेरा है क्वेश्चन कि आजकल जो माइनॉरिटीज के लिए डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में, स्पेशली रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि वो हमारे टाइम पे नहीं था, बट रिसेंटली वी हैव इट। तो उसके लिए आपका कैसे आप इसको इंश्योर करेंगे? ऑल्सो द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द माइनॉरिटी स्पेशली। ऑल्सो मतलब आपकी पार्टी इंटरफेथ डायलॉग को कैसे एंड मेंटेन द कम्युनिटी हार्मनी इन द बिहार स्टेट, कैसे आप इसको मेंटेन करेंगे? मे बी irrelevant, but I think it's good. I have to ask this It's question. not irrelevant, it's quite relevant, but you have to understand. आपने कहा कि मतलब अभी रिसेंटली हो गया है, ऐसी बात नहीं है। जो फॉल्ट लाइंस रिलीजियस सोशियो रिलीजियस डोमेन में रहे हैं पहले, वो अब ज्यादा उजागर हो गए हैं in an environment that could be seen by some as supportive to those elements. ऐसा नहीं है कि उस हिंदू मुस्लिम के पहले इशू नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में सामाजिक या रिलीजियस स्तर पे टेंशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि पहले दंगे नहीं हुए हैं। होता ये है कि जो ये फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपके घरों में होते हैं, चार दीवारियों में होते हैं, as and when you have a supportive government or a supportive establishment, many of those feelings or those elements they get emboldened and they come and they become more expressive. And that's what you probably or many others are noticing in the country because of the BJP rule at the central level. जहां तक आपने कहा हम लोग क्या कर रहे हैं, so we on our side we are trying to take everyone along. We are guided by the Gandhian philosophy, and we would like to believe that we try to follow to an extent possible in the present context whatever he has said or preached or taught us, or even on this issue of Hindu-Muslim equations. Jansuraj has also made an announcement that every community would have the participation in the party as well as in the electoral process proportionate to their population, and that includes Muslims. That in real terms, it would mean that for the first time, close to 40 Muslim colleagues would be fighting elections on Jansuraj platform, which probably has not happened in last 30, 40, 50 years in Bihar. In Bihar, only 19 Muslim MLAs are there against 40 or 40 odd Muslim MLAs that should be there in the house. But more worrying is when you go down little deeper, much below in the municipal elections, in the local bodies elections, बिहार में पॉपुलेशन के हिसाब से 1650 प्लस जो विलेज हेड हैं, जिसको मुखिया कहते हैं, वो 1650 होने चाहिए। बिहार में 1200 मुखिया हैं जो मुस्लिम हैं। बिहार में जो वार्ड सदस्य हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से करीब 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जो आज 11,000 से कम है। This shows it is not only the discrimination on the part of political parties, because to fight a mukhia election or to ward member, you don't need approval or the ticket or any support from the political party. बिहार में जो ये 3-tier पंचायती राज है, इसमें political parties का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये लोग individually लड़ते हैं। But the declining Muslim proportion shows somewhere on the part of Muslim society their disbelief or lack of hope in the democratic process and possibility of them winning, leading to lesser participation and therefore the lesser share in the overall democratic setup. We on our part, we have made sure and we are committed to it कि जो जनसुराज जितने लोग मिलकर बना रहे हैं उसमें मुस्लिम्स, और ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, सभी वर्गों के लिए है,
कि कम से कम उनको 18% शेयर मिले। जो जन स्वराज के पदाधिकारी हैं या जो लीडरशिप काउंसिल है उसमें 18% मुस्लिम रहे, और जब भी टिकट देने की बात होगी उसमें भी 18% मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिले। दिस इज व्हाट वी थिंक, बट वी आल्सो are working with the community there to help them understand कि voting all the time purely on the basis of कि कौन बीजेपी को हराएगा, उससे बात बनेगी नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि आपके इस्लाम में ये कहा गया है कि हक और बातिल में आपको हक के साथ रहना है, हक और तादाद में आपको हक के साथ रहना है। बट मुस्लिम्स by and large, not only in Bihar, they are so driven by this idea of तादाद, किसकी संख्या ज्यादा है, कौन बीजेपी को हराएगा। और अगर वो लोग गलत लोग भी हैं, अगर वो उन लोगों ने आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके समाज के साथ नाइंसाफी की है, सो टेक्निकली थियोरेटिकली इफ दे आर quote unquote बातिल, still you want to be associated with them। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी अपना इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि unless you are also doing at least what Islam teaches you to do, forget about politics, कम से कम वो तो करो। आप हकुल्लाह की बात करते हैं, हकुल इबाद की भी तो कभी बात करो। सिर्फ आप रोजे रखेंगे, इबादत करेंगे और नमाज पढ़ेंगे, वो काम तो ठीक है, वो तो अल्लाह के प्रति आपको करना है, लेकिन आपको ये भी कहा गया है कि आपकी इबादतें तभी स्वीकार होंगी जब आप हकुल इबाद की भी बात करेंगे, अपने बच्चों की बात करेंगे, अपने समाज के लिए कुछ करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन द नेम ऑफ दिस फियर कि भाई हम तो सिर्फ सुरक्षा के लिए वोट देते हैं, हमें तो हम बल्कि हमारे बच्चों को पढ़ाई ना मिले, रोजगार ना मिले, लेकिन मैं सुरक्षा के लिए वोट देता हूँ, ये इट्स ए फॉल्स प्रोफेसी। मतलब अगर आप सुरक्षा के नाम पर किसी क्रिमिनल को वोट देते हैं, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम राजद को वोट देता है, राजद के किसी क्रिमिनल को आपने वोट दे दिया, वही आदमी जब जीत कर आता है तो समाज का एक बड़ा वर्ग है जो उस क्रिमिनल से डरता है, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको लिख के दे देता हूं। लेकिन वो इसलिए बीजेपी को वोट देता है कि उसको मालूम है कि लालू जी की सरकार अगर आ जाएगी, लालू जी के क्रिमिनल जीत कर आएंगे तो मुझे ये लोग मारेंगे या मेरी रंगदारी होगी या अपहरण होगा, बदमाशी होगी। जैसे आपको भाजपा से डर लगता है और आप गलत आदमी को भी वोट देते हो, उसी तरह हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है जिसको लालू जी से डर लगता है और वो गलत आदमी को भी भाजपा में वोट देता है। तो इट्स अ two-way traffic। Somewhere Muslim community also has to realize that you cannot, in the name of defeating BJP, you cannot vote for wrong people, because if you do that, then the other side also find a reason, right or wrong, कि भैया हम भी गलत को ही देंगे, कुछ भी हो, हमको किसी भी तरह से लालू को नहीं जीतने देना है। Okay, thank you. Can I ask for us to close this now, Alok ji? Yeah, absolutely. So thank you so much प्रशांत जी, आप टाइम निकाले, बहुत लेट हो गया। अभी हमको बहुत सारा मैसेज ऐसे आए आपके लिए कि सबसे तो पहला आप अपना तबीयत का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड दूसरा कि लाइक जो बिहार के लिए जो आप कर रहे हैं उसके लिए सबकी तरफ से स्पेशल विशेष है। और लास्ट में पूरा प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं अभी। संजीव सिंह जो है वो बहुत एक बड़े ग्रुप ऑफ बिहार के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जस्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस ऑन दिस स्क्रीन। संजीव जी, आप अपना इंट्रोडक्शन 1 मिनट में करके और देन इट्स अ फाइनल थैंक यू। संजीव जी। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू प्रशांत जी। मैं यहाँ पे बिहार झारखंड एसोसिएशन है जो एक हम लोग का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में, which has been established in 1975. So you can assume how Bihari diaspora was progressing, and Bihar was developed more in 1970 and 1980, right? And हम लोग जितने लोग यहाँ पे मिले हैं और जब भी बात कर रहे हैं, जो कॉल पे हैं, हम लोग उसी सदर स्कूल के प्रोडक्ट हैं। जो हमारे फादर उसी सदर अस्पताल और जो गांव के स्कूल था वहां से पढ़े और फिर हम लोगों को उन्होंने जन्म दिया। और हम लोग आज यहाँ पे अमेरिका और बड़े बड़े अलग अलग कंट्रीज में बैठ के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेसर हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि बिहार पहले ज्यादा डेवलप था, ये तो सबको मानना पड़ेगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे, हम लोग नॉन प्रॉफिट है, वी आर नॉट एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज ए डिस्क्लेमर। हम लोग का काम है यहाँ पे कि हाउ वी
organize entire Bihari and everyone from Jharkhand diaspora in United States to bring it into one fold. And मैं किसी को प्रोडक्ट में चैट में देख रहा था कि ब्रांड की बात कर रहे थे, राइट? तो उसी तरह की ब्रांड हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और सबसे इस माध्यम से, ये तो आपका मीटिंग है और आपका कॉल है, बट आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल मोर सेल्फिश एंड फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी कि इसमें से बहुत लोग को मैं नहीं भी जानता हूँ जो आयोवा में है, बट हो सकता है वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो, चाहते हैं कि आप लोग सब इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए और बिहार के लोगों को, जैसे बोले ना तेलुगु तमिल कैसे स्ट्रांग है यूनाइटेड स्टेट्स में, वी ऑलवेज फील दैट डिस्पैरिटी हियर, राइट? कि हम लोग यहाँ पे अपने आप को जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतना एक दूसरे को यहाँ हेल्प कर सकते हैं। प्लस हम लोग प्रशांत किशोर जैसे जो भी बिहार के लिए अच्छा सोच रहे हैं उन लोगों को भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट वेरी स्ट्रांग हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड जो भी बिहार के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम लोग प्रशांत जी से बात कर रहे हैं तो इतना बिहार के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा। एज प्रशांत जी मेंशन, नो पॉलिटिकल्स हियर, और देखिए जो भी आपने तो खुद ही बोल रहे हैं कि जो भी बिहार के लिए अच्छा सोचता है उसको आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो किसी को भी लगता है कि जन स्वराज का जो मोटो और ऑब्जेक्टिव है, और हमारे गांव, और मैं खुद वैशाली का रहने वाला हूँ, हाजीपुर का, हमारे गांव की स्थिति सुधर सकती है, और लगता है कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट्स है जो कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है और जो गांव की स्थिति है, वापस से वो जो गांव का स्कूल है उसका नेटवर्क बहुत सॉलिड है अभी भी, कितना भी प्राइवेट स्कूल खुल जाए, लेकिन एक चीज है। Conclude your question. हाँ, no, conclude. I'm just, I think most of the questions are answered, but आपके दिल की I'm just भावना trying to, समझ रहे हैं, सलीम right, जी। so I'm, जी, तो उसको ऐसे कंक्लूड करना चाहता हूँ कि प्रशांत जी की आपने सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स के बारे में बात की, hopefully you are, since it's a long things to say in one call, right? So, but hopefully you are also talking about the primary healthcare and how we strengthen our healthcare network again, which is supported by government as well as the private, as well as how do we stop full urbanization of people. Everybody has a dream to have a one flat in Patna. क्यों होना चाहिए भाई? How do we make our C class city, D class city so strong that everybody don't need to go to Patna? Patna cannot support that so many people. So ये मेरा एक क्वेश्चन था, hopefully that is on your card. चलिए, मैं आप एक चीज आप बस आपने जो कहा उस पे ऐड करना चाहूंगा। You can't be hoping to build a stronger Bihari diaspora when the underlying state is crying. So तेलुगु डायस्पोरा इसलिए नहीं मजबूत है कि तेलुगु के लोग वहां पर यूएस में बहुत अच्छे हैं या बहुत पावरफुल हैं, वो इसलिए है कि तेलुगु स्टेट्स आर डूइंग वेल. So for all your efforts and all the association which you have built, if Bihar is crying, if Bihar is lagging behind, you can't build a Bihari diaspora in US that is shining and is seen as a great or big, strong advocacy group or any group that makes a difference in the lives of people in general. क्योंकि जब भी आपको डायस्पोरा के तौर पर जुड़ेंगे तो दूसरे वाले यही कहेंगे, अच्छा आप ही लोग हैं जो पूरे देश के विकास को नीचे ला रहे हैं. तो जस्ट ऑन द लाइटर नोट, यस, अब वहाँ चाहे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनाइए, बट इफ यू आर नॉट, योर स्टेट इज नॉट इम्प्रूविंग, देन ऑल दोज डायस्पोरा groupings would not come much help in terms of improving the imagery and the thought process about Bihar and Biharis in general. So with this, thank you again. Thank you, sir. आप लोगों को इंडिया से जो भी टीम ज्वाइन किए हैं उन सबको गुड नाइट. प्रशांत जी को स्पेशल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे. Thank you. थैंक यू. जय हिंद, जय बिहार. जय बिहार. जय बिहार. Thanks. जय बिहार.